गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑगस्टन एज के फीचर्स, जो कि इंग्लिश मास्टर कैडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंग्लिश मास्टर कैडर का सिलेबस है उसके अंदर भी ये एज आती है, जिसको ऑगस्टन एज बोला जाता है। तो हम क्लास की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन देखेंगे। I was ever a fighter, so one fight more, the best and last। इसका मतलब है कि मैं हमेशा से ये एक योद्धा रहा हूं और जो कि हमेशा अपने संघर्ष के साथ लड़ता रहा हूं। सो वन फाइट मोर, तो मैं एक बार और लड़के देखता हूं, प्रयास करता हूं। द बेस्ट एंड द लास्ट, ये मेरा बेस्ट होगा और ये मेरा लास्ट होगा। तो हमें इससे सीखने को मिलता है कि हमें जिंदगी में कभी भी कोई भी फेलियर से हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, यह सोच के कि ये मेरा बेस्ट होगा और यही मेरा लास्ट होगा। अब देखते हैं ऑगस्टन एज के फीचर। ऑगस्टन एज जो थी वो थी 1700 से लेके 1750 तक, इसका टाइम पीरियड रहा है ऑगस्टन एज का। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑगस्टन एज को ऑगस्टन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमें सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। द ऑगस्टन एज वाज अ पीरियड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के अंदर फर्स्ट हाफ था ना 18th सेंचुरी का, उसको ऑगस्टन एज बोला जाता है। सेंचुरी होती है ना, वो हमेशा आगे चलती है। जैसे कि अगर हम सोच के चले कि अब 2000 चल रहा है, तो सेंचुरी जो है वो 21st सेंचुरी है। इसी तरह आप देखो कि जो ऑगस्टन एज का टाइम पीरियड है ना, वो 1700 से लेके 1750 तक है, लेकिन वो सेंचुरी कौन सी मानी जाएगी? 18th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ माना जाएगा। पोएट ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रिएटेड वर्स इंस्पायर्ड बाय ऑथर्स लाइक वर्जिल एंड ओविड। वर्जिल और जो ओविड थे ना, वो क्लासिकल राइटर्स थे इंग्लिश लिटरेचर के दौरान। और जो पोएट थे ऑगस्टन एज वाले, वो किससे इंस्पायर थे? जो क्लासिकल राइटर वर्जिल और ओविड थे उनसे इंस्पायर्ड थे। और वर्स का मतलब होता है पोइट्री, तो वो वर्जिल और ओविड जो भी लिखते थे उनका ऑगस्टन एज वाले कॉपी कर लिया करते थे। तो जितनी भी पोइट्री ऑगस्टन एज के अंदर लिखी गई है वो सारी की सारी क्लासिकल राइटर को कॉपी किया गया है। तो ये है इसकी हिस्ट्री। अब आगे देखते हैं। द टर्म्स कम्स मोस्ट ओरिजिनली फ्रॉम अ टर्म दैट जॉर्ज फर्स्ट used for himself, he show himself as an Augustus। जो ये टर्म्स है ना, ये कहां से आती है? जॉर्ज वन जो है ना, अपने आप को किंग ऑगस्टस की तरह देखता था। The 18th century in English literature has been called the Augustan Age। जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 18th सेंचुरी है ना, उसको ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। The 18th
सेंचुरीज मोनार्क्स, इस एज के अंदर जो राजा हुए हैं उनका नाम है, सबसे पहले जो क्वीन थी क्वीन एन, जिन्होंने 1702 से लेके 1714 तक राज किया था। इसके बाद आए थे गद्दी पर किंग जॉर्ज वन, जिन्होंने 1714 से लेके 1727 तक राज संभाला था। उसके बाद आए थे किंग जॉर्ज सेकंड, जिन्होंने 1727 से लेके 1760 तक राज किया था। इस एज की खास बात यह है कि ये एज किसी भी क्वीन या किंग के नाम पर नहीं रखी गई है। ऑगस्टन एज नोन एज, ऑगस्टन एज को और किन किन नाम से जाना जाता है वो देखते हैं। एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा जाता है, और ये बात कही थी विक्टोरियन राइटर मैथ्यू आर्नल्ड ने। अब देखते हैं कि एज ऑफ प्रोज एंड रीजन क्यों बोला जाता है। इसको एज ऑफ प्रोज एंड रीजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय पर जो प्रोज राइटिंग और लॉजिकल थिंकिंग का विशेष विकास हुआ था, और राइटर्स ने क्लियरिटी और रैशनैलिटी को अपनी राइटिंग में फोकस किया था। इस समय जो राइटर थे ना, वो क्लियरिटी से लिखते थे और हमेशा तर्क के साथ बातें करते थे। इस एज के जो राइटर्स थे वो दिमाग की बातें करते थे, वो दिमाग से सोचते थे। इस एज के बाद एक एज आती है जिसका नाम है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज वाले है ना, दिमाग से नहीं, वो दिल की सुनते थे। वो कहते थे कि दिल की बात दिल में ही जानी चाहिए, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑगस्टन एज वालों के अंदर इमोशंस नहीं थे, ये इंटेलेक्चुअल बातें करते थे, ये दिमाग की बातें करते थे। तो इसलिए इसको एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा जाता है। नेक्स्ट इसको बोला जाता है नियो क्लासिकल एज। नियो का मतलब होता है न्यू, क्लासिकल एज जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि इस एज के जो राइटर है ना, वो वर्जिल, ओविड, होमर, इनको कॉपी करते थे क्लासिकल वालों को। तो 18th सेंचुरी के अंदर इन्होंने कॉपी किया उनको, तो अब न्यू क्लासिकल एज बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो इसलिए इसको न्यू क्लासिकल एज बोला जाता है। नेक्स्ट है एज ऑफ टाउन लाइफ। इस समय जो थे लोग, राइटर्स, वो शहरों की ओर आना शुरू हो गए थे। अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया था इस एज में। नेक्स्ट है इसको एज ऑफ स्कैंडल बोला जाता है, क्योंकि इस एज के दौरान बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए थे और घोटालों के बारे में लिखा भी गया था इस एज में। तो इस एज को एज ऑफ स्कैंडल कहा जाता है। स्कैंडल का मतलब होता है घोटालेबाजी। एज ऑफ इनलाइटमेंट। एज ऑफ इनलाइटमेंट क्यों बोला जाता है? हमने जैसे पढ़ा है कि इस एज के जो राइटर्स थे वो दिमाग की बातें करते थे। इस एज के जो राइटर थे इनको अच्छे से लिखना आ गया था, इनकी जो थिंकिंग है वो अच्छी हो गई थी। ये विच क्राफ्ट पे विश्वास नहीं करते थे और ना ही सुपरस्टिशियस चीजों पे विश्वास करते थे। जैसे जोकोबियन एज के राइटर हैं, वो विच क्राफ्ट और सुपरस्टिशियस चीजों पे बिलीव करते थे, लेकिन इस एज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल पोएट्री। इस एज के अंदर जो वर्स पोएट्री लिखी जाती है, वर्स और पोएट्री सेम ही होता है, तो ये दिमाग से लिखी जाती थी, इसके अंदर इमोशन नहीं होते थे। एज ऑफ कॉफी हाउस बोला जाता है क्योंकि जैसे हम कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर अपने दोस्तों के साथ में बैठ के बातें करते हैं कैंटीन के अंदर, वैसे ही इस एज के अंदर कुछ क्लब बने थे जहां पर राइटर्स आपस में इकट्ठा होते थे, उनके ग्रुप थे और वो डिस्कशन करते थे आपस के अंदर। तो इसलिए इस एज को एज ऑफ कॉफी हाउस बोला जाता है। सूडो, सूडो का मतलब होता है बनावटी या दिखावटी।
सूडो क्लासिकल एज बोला जाता है, क्योंकि क्लासिकल जो एज थी ना वर्जिल और ओविड वाली, वो ओरिजिनल थी, लेकिन ये जो ऑगस्टन वाली क्लासिकल एज है ये दिखावटी थी, तो इसलिए इसको सूडो क्लासिकल एज कहा जाता है। एज ऑफ सटायर, इसके अंदर जितने भी राइटर हुए हैं उन्होंने सटायर ही की है। अलेक्जेंडर पोप की अगर हम बात करें, जो डोमिनेट करता है इस एज को, ऑगस्टन एज को, वो सबसे बड़ा सटायरिस्ट था, और उसको इतना डर था कि कोई उसको मार ना दे, तो वो जब भी घर से निकलता था ना, तो अपना कुत्ता लेके निकलता था, और एक पिस्टल था उसके पास में, वो लेके निकलता था। सटायर का मतलब होता है कटाक्ष करना, किसी के ऊपर कमेंटबाजी करना। एज ऑफ किट कैट क्लब, जैसे हमने कॉफी हाउस पढ़ा है वैसे ही इसको किट कैट क्लब की एज कहा जाता है, कि राइटर ने बैठ के डिस्कशन किया। इसको बोला जाता है एज ऑफ नोवेल। जैसे हम देखते हैं कि जो पहला नोवेल अगर देखें ना, द अनफॉर्चुनेटेड ट्रैवल, जो लिखा गया था थॉमस नैश ने लिखा था एलिजाबेथ एज के टाइम पे। उसके बाद में आया था रॉबिन्सन क्रूज, डैनियल डेफो का, जो 1719 में पब्लिश हुआ था। लेकिन जो सही तरह से अगर नोवेल फ्लोरिश हुए थे ना, तो वो इस एज के अंदर हुए थे। और सबसे पहला नोवेल हेनरी फील्डिंग, जो सैमुअल रिचर्डसन राइटर था इस एज का, उसका था, जिसका नाम था पामेला, जो 1740 के अंदर पब्लिश हुआ था। तो इसलिए इस एज को एज ऑफ नोवेल कहा जाता है, क्योंकि इस एज के अंदर नोवेल लिखने पूरी तरह से स्टार्ट हो चुके थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राइटर्स ऑफ दिस एज, इस एज के अंदर जो राइटर्स हुए थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले हैं अलेक्जेंडर पोप, उसके बाद में आते हैं जोनाथन स्विफ्ट। ये दोनों हैं, ये डोमिनेंट राइटर है, इस एज को डोमिनेट करते हैं। नेक्स्ट है जोसेफ एडिसन, उनके बाद आते हैं सैमुअल रिचर्डसन, फिर है हेनरी फील्डिंग। सैमुअल रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग जो थे वो एक दूसरे के खिलाफ लिखते थे। जैसे मैंने बताया कि सैमुअल रिचर्डसन का नोवेल आया था पामेला, 1740 के अंदर पब्लिश हुआ था। उसके खिलाफ जो हेनरी फील्डिंग ने लिखा था वो था शामेला, जो कि एक नोवेला थी हेनरी फील्डिंग की, जो 1741 में पब्लिश हुई थी। तो ये एक दूसरे के खिलाफ लिखा करते थे, सैमुअल रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन। ये दोनों हैं, ये पोइट्री लिखते थे, और जोनाथन स्विफ्ट और जोसेफ एडिसन है वो प्रोज राइटिंग किया करते थे। अगर हम बात करें ड्राइडन की, ड्राइडन फॉर्म्स द लिंक बिटवीन रेस्टोरेशन एंड ऑगस्टन लिटरेचर। अगर रेस्टोरेशन और ऑगस्टन लिटरेचर के अंदर किसी ने लिंक बनाया है तो वो है जॉन ड्राइडन। अब देखते हैं द वर्क्स ऑफ ड्राइडन, पोप, स्विफ्ट, एडिसन एंड जॉन गे, as well as many of their contemporaries exhibit qualities of order, clarity and stylistic decorum, good manner. ड्राइडन, पोप, स्विफ्ट, एडिसन जो इस एज के राइटर थे, जो लिखते थे ना, वो पूरा बढ़िया क्वालिटी से लिखते थे, प्रॉपर ऑर्डर का ध्यान रखते थे, और उनके वर्क में क्लियरिटी थी कि कोई अगर पढ़ता था ना, पढ़ने वाला, तो वो चीजें समझ जाता था आसानी से, और एक प्रॉपर डेकोरम बना के लिखते थे, और गुड मैनर का यूज किया करते थे, गुड मैनर से लिखते थे, अच्छी अच्छी चीजें लिखते थे।
अगर इस एज के अंदर बात की जाए तो एक जोनरा इन्वेंट हुआ था जिसका नाम है मोक एपिक। आगे देखेंगे कि मोक एपिक होता क्या है। अलेक्जेंडर पोप ने इसको इन्वेंट किया था और अलेक्जेंडर पोप ने इस जोनरा को यूज किया था द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक एक सटायर है जो कि अलेक्जेंडर पोप का मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है इसको। ये 1712 में पब्लिश हुई थी, 2 कैंटोज आए थे उसके अंदर। इसके बाद ये रीपब्लिश हुई थी 1714 में, तब इसके अंदर 3 कैंटोज और ऐड किए गए, तो टोटल 5 कैंटोज इसके अंदर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक योनरा और इन्वेंट हुआ था जिसका नाम है कॉमिक एपिक पोम इन प्रोज। ये इन्वेंट किया था हेनरी फील्डिंग ने और उन्होंने इसको सबसे पहले यूज किया था जोसेफ एंड्रयू, जो उनका पहला नोवेल था 1742 में पब्लिश हुआ था। उसके अंदर कॉमिक एपिक पोम इन प्रोज का यूज किया गया था। अब देखते हैं कि मोक एपिक होता क्या है। मोक का मतलब होता है मजाकिया और एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। अगर इजी से एग्जांपल देखे जाए ना इसके, तो महाभारत और रामायण जो है वो एपिक है। मोक एपिक, मोक हीरोइक एक ही बात होती है। एक ऐसी कविता होती है जो मामूली बात को एपिक स्टाइल में दिखती है ताकि हंसी और मजाकिया हो। मोक एपिक क्या होती है कि एक कविता होती है जो मामूली बात को ऐसे लिख देती है कि उसके अंदर हंसी और मजाक हो। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक लड़की के बालों का काटना को महान युद्ध की तरह दिखाना, कि एक लड़की जो थी ब्लिंडा, रेप ऑफ द लॉक, जैसे हमने बात की है अलेक्जेंडर पोप के वर्क की रेप ऑफ द लॉक। उसके अंदर जो ब्लिंडा होती है, बैरन नाम का एक लड़का होता है, वो उसके बाल काट देता है उसे बिना पूछे। तो फिर उनकी फाइट हो जाती है। जो लड़ाई दिखाई गई है उसके अंदर वो दिखाई गई है हायर क्लास के जो लोग होते हैं उनके बीच की जो लड़ाई है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो उसके बाल काट लिए थे बैरन पीटर ने बेलिंडा के, तो उसको एक बढ़ा चढ़ाकर लड़ाई की तरह दिखा दिया, युद्ध की तरह शो कर दिया है। तो इसको मोक एपिक कहा जाता है। रेप ऑफ द लॉक जो है वो एक पोम है। तो यहां पे लिखा है ना एक ऐसी कविता। कॉमिक एपिक पोम इन प्रोज, इसका मतलब है कॉमिक एपिक पोम इन प्रोज एक ऐसी कहानी होती है जो एपिक महाकाव्य है, जैसे बड़े और महान कांड को मजाकिया अंदाज में और प्रोज का मतलब गद्य है, हिंदी में कहते हैं गद्य में लिखती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। एक आदमी का अपने घर का काम करना, जैसे बर्तन धोना, को हीरोइक और एपिक स्टाइल में लेकिन मजाकिया के साथ लिखना। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें 4 व्हील्स ऑफ नोवेल, जैसे हमारी गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, वैसे ही नोवेल के अंदर 4 पहियों की बात करें, 4 राइटर्स की बात करें, तो वो कौन से हैं नोवेल के 4 पहिए? सैमुअल रिचर्डसन, टोबियस स्मॉलेट, हेनरी फील्डिंग और लॉरेंस स्टर्न। ये 4 व्हील ऑफ नोवेल है। अब देखते हैं रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील जो है उन्होंने लिखा था द टैटलर 1709 से लेके 1711 तक।
इसके बीच के अंदर इसको लिखा गया था। ये था एक पैरोडिकल जो एसेस थे। जोसेफ एडिसन जो था, उन्होंने लिखा था द स्पेक्टेटर। ये भी एक पैरोडिकल ही था जो 1711 से 12th के बीच में लिखा गया था और पब्लिश हुआ था। रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन जो थे वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ये देखो 18th सेंचुरी के पैरोडिकल बोला गया है इनको। अब जब रिचर्ड स्टील ने द टैटलर लिखा था तो उसमें सबसे पहला कंट्रीब्यूशन जो रहा है ना, वो जोसेफ एडिसन का रहा है। और ऐसे ही जोसेफ एडिसन ने जब अपना पहला पैरोडिकल लिखा था स्पेक्टेटर, उसमें जो कंट्रीब्यूशन रहा है पहला, वो रहा है रिचर्ड स्टील का। एक दूसरे की हेल्प करते थे, ये दोनों दोस्त थे बहुत अच्छे। जॉन ड्राइडन ने एक वर्क लिखा है जिसका नाम है मैक फ्लैक्नोय। 1682 के अंदर ये पब्लिश हुआ था। ये एक सटायर है जो कि जॉन ड्राइडन का एक फ्रेंड था जिसका नाम था थॉमस शैडवेल। जॉन ड्राइडन जो था वो पहला ऑफिशियल पोएट लॉरिएट था। अब देखते हैं पोएट लॉरिएट होता क्या। इंग्लैंड के अंदर जो राजा होते थे ना, वो कोई प्रोग्राम होता था, ओकेजन होता था, उसके ऊपर कुछ लिखवाते थे राइटर्स से, तो उनको एक टैग दे रखा था, एक टाइटल देते थे वो उन राइटर्स को जो बढ़िया लिखते थे, जिनको हायर किया जाता था, उनको पोएट लॉरिएट का एक टाइटल देते थे। तो ऐसे ही जॉन ड्राइडन जो है ना, वो सबसे पहला पोएट लॉरिएट रहा है इंग्लिश लिटरेचर में। इससे पहले भी एक पोएट लॉरिएट रह चुका है, उसका नाम था बेन जॉनसन, पर वो ऑफिशियल नहीं था। ऑफिशियल जॉन ड्राइडन था, क्योंकि बेन जॉनसन के टाइम पे है ना जो ऑफिशियल पोस्ट है वो नहीं बनी थी, लेकिन बेन जॉनसन के टाइम पे नहीं बनी थी ऑफिशियल जो पोस्ट है पोएट लॉरिएट की, जॉन ड्राइडन के टाइम पे बनी थी। मैक फ्लैक्नोय जो है वो थॉमस शैडवेल के ऊपर सटायर थी, क्योंकि जॉन ड्राइडन को धर्म से रिलेटेड किसी बात को लेकर पोएट लॉरिएटशिप से हटा दिया गया था। उसके बाद में 1689 में थॉमस शैडवेल को पोएट लॉरिएट बना दिया गया था। इसलिए जॉन ड्राइडन ने मैक फ्लैक्नोय सटायर की थी थॉमस शैडवेल पे। अलेक्जेंडर पोप का अगर देखें तो द रेप ऑफ द लॉ, ये जो 1714 है, इसमें ये रिपब्लिश हुआ था, लेकिन पहली बार पब्लिश हुआ था 1712 के अंदर। और 1712 के अंदर जब पब्लिश हुआ तो 2 कैंटोस थे, और 14 के अंदर 3 कैंटोस और ऐड किए गए, और टोटल हो गए 5 कैंटोस। जॉन ड्राइडन अलेक्जेंडर पोप का गुरु था, मेंटोर कह लो, टीचर कह लो, एक ही बात है। जॉन ड्राइडन अलेक्जेंडर पोप का टीचर था, और ये मोक एपिक पोम्स है मैक फ्लैक्नोय और द रेप ऑफ द लॉ। वन ऑफ द हाईएस्ट अचीवमेंट्स ऑफ अ मोक एपिक पोएट्री, मोक एपिक पोएट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट है द रेप ऑफ द लॉ। जोसेफ एडिसन का जो पैरोडिकल था द स्पेक्टेटर, उसके अंदर एडिशन क्रिटिसाइज्ड द मेटाफिजिकल पोएट फॉर देयर एम्बिगिटी एंड lack of clear ideas, a critical sentence which remained influential until the 20th century. जोसेफ एडिसन ने है ना मेटाफिजिकल जो पोएट थे, जैसे कि इब्राहिम कावलोय, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट,
इनको क्रिटिसाइज किया था, मेटाफिजिकल पोएट्स को क्रिटिसाइज किया था कि ये जो लिखते, एम्बिगिटी का मतलब होता है जो चीज क्लियर ना हो, अस्पष्ट तौर पे, अस्पष्ट हो, जो समझ ना आए, जिनके, ये देखो लिखा है ना, लैक ऑफ क्लियर आइडियाज, जिनके आइडियाज क्लियर ना हो, तो इसलिए एडिसन ने इनको मेटाफिजिकल पोएट्स को क्रिटिसाइज किया था। ये क्रिटिसिज्म चला था 20th सेंचुरी तक। बट 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि एक राइटर आए जिनका नाम है टी.एस. एलियट, थॉमस स्टर्न इलियट। इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री को दोबारा जिंदा किया था, जीवित किया था, रिवाइव किया था। नेक्स्ट है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन भी एक राइटर ही रहे हैं। सैमुअल जॉनसन को कई बार बोल दिया जाता है डॉक्टर जॉनसन, हुज फेमस अ डिक्शनरी। उन्होंने एक अपनी डिक्शनरी लिखी थी जो कि 1755 में पब्लिश हुई थी, और इसका नाम है अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और ये ऑगस्टन पीरियड से बिलोंग करती है ये डिक्शनरी, और इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोटेशन की बात की जाए तो वो थी विलियम शेक्सपियर की, और सेकंड नंबर पे अलेक्जेंडर पोप की कोटेशन इसके अंदर दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज हमने किए हैं ऑगस्टन एज के फीचर।